नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम बात करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता के अंत में हमने पढ़ा था शॉक थेरेपी के बारे में, शॉक थेरेपी के विशेषताएं। आज बात करेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या परिणाम रहे शॉक थेरेपी के, उसके बारे में जानेंगे। लोगों द्वारा शॉक थेरेपी को देखा गया। लोगों द्वारा शॉक थेरेपी को देखा गया। यानी जो सोवियत संघ की जनता थी उनके द्वारा शॉक थेरेपी को देखा गया। अब बात करेंगे शॉक थेरेपी के अगले परिणाम की, यानी रूबल में गिरावट आई। रूबल में गिरावट आई। रूबल रूसी मुद्रा थी। रूबल रूसी मुद्रा थी। शॉक थेरेपी के परिणाम में बात करते हैं रूबल में गिरावट आई। रूबल एक रूसी मुद्रा थी, यानी रूस की मुद्रा का नाम था रूबल। 90% उद्योग निजी कंपनियों को दे दिए गए। 90% उद्योग निजी कंपनियों को बेच दिए गए। यानी सोवियत संघ में उद्योग थे, उनमें से 90% उद्योग है वो निजी कंपनियों को बेच दिए गए। मुद्रास्फीति बढ़ी। मुद्रास्फीति बढ़ी, जिससे जनता की जमा पूंजी चली गई। जमा पूंजी चली गई, यानी शॉक थेरेपी के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी, जिससे जनता की जो जमा पूंजी थी वो चली गई। आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण हुआ। आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण हुआ। यानी आर्थिक ढांचे का एक बार पुनर्निर्माण हुआ। अच्छा विकास, अच्छा औद्योगिक ढांचा, का सपना चकनाचूर हो गया। यानी लोगों का जो सपना था कि आर्थिक ढांचा, अच्छा विकास, अच्छा औद्योगिक ढांचे का जो सपना था, रूस की जनता का जो सपना था, वो सपना क्या हो गया? चकनाचूर हो गया। चलो शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में जानते हैं। लोगों द्वारा शॉक थेरेपी को देखा गया। लोगों द्वारा शॉक थेरेपी को देखा गया कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। रूबल में, रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसमें क्या आ गई? गिरावट आ गई। 90% उद्योग है वो निजी कंपनियों को बेच दिए गए। 90% उद्योग है वो निजी कंपनियों को बेच दिए गए। 10% उद्योग है वो ही रखे गए। मुद्रास्फीति बढ़ी, जिससे जनता की जमा पूंजी, यानी मुद्रास्फीति बढ़ी, जिससे वहां की जनता ने जो अपनी जमा पूंजी इकट्ठी कर रखी थी वो भी चली गई। आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण हुआ, यानी आर्थिक सुधार के लिए आर्थिक ढांचे का फिर से निर्माण हुआ। अच्छा विकास, अच्छा औद्योगिक ढांचे का सपना वहां की जनता देख रही थी, वो सपना क्या हो गया? चकनाचूर हो गया। आप इनको नोट करो, इसके बाद 2-4 पॉइंट और है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलो बात करते हैं अगले पॉइंट में। शॉक थेरेपी से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। शॉक थेरेपी से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई।
माफिया वर्ग का उदय हुआ, माफिया वर्ग का उदय हुआ। कृषि व्यवस्था चौपट हो गई, चौपट हो गई। अमीर तथा गरीब में, अमीर व गरीब में तिरछा विभाजन हुआ। बात करते हैं कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे। शॉक थेरेपी से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। माफिया वर्ग यानी माफिया वर्ग का क्या हुआ, उदय हुआ। कृषि व्यवस्था चौपट हो गई। अमीर व गरीब के मध्य तिरछा विभाजन हुआ, यानी अमीर है वो और अधिक अमीर होता गया, गरीब है वो और अधिक गरीब होता गया। औद्योगिक नीति की बजाय बाजार नीति की ताकतें शासन कर रही थी। औद्योगिक नीति की बजाय बाजार नीति की ताकतें शासन कर रही थी, ताकतें शासन कर रही थी। बात करते हैं मुद्रास्फीति। वस्तुओं और सेवाओं में होने वाली स्थायी व अस्थायी गिरावट को मुद्रास्फीति कहते हैं। वृद्धि या कमी को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति। चलो बात करते हैं मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति में गिरावट आई थी ना, शॉक थेरेपी के परिणाम में पड़ा था मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, वस्तुओं और सेवाओं व सेवाओं में स्थायी व अस्थायी वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति कहलाती है। वस्तुओं और सेवाओं में स्थायी व अस्थायी वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। हमने बात की थी शॉक थेरेपी की विशेषताएं। अब हमने पढ़ लिया शॉक थेरेपी के परिणाम। इनमें आया था मुद्रास्फीति। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, फिर भी चलो इसकी परिभाषा मैं बता देता हूँ। वस्तुओं व सेवाओं में स्थायी व अस्थायी वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। चलो नोट करो इसको। चलो बात करते हैं संघर्ष व तनाव के समय हुए घटनाक्रम, यानी दो ध्रुवीयता का अंत में सोवियत संघ के अंत में जो घटनाक्रम है उनके बारे में बात करते हैं। अनेक राज्यों ने गृह युद्ध व बगावतों को झेला। यानी पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के जो संघर्ष था, तनाव था, उनमें अनेक राज्यों ने गृह युद्ध व बगावतों को झेला। रूस के दो राज्य चेचन्या व दागिस्तान में हिंसक आंदोलन हुए। रूस के दो राज्य थे, चेचन्या व दागिस्तान। रूस के दो राज्य थे, एक था चेचन्या, दूसरा था दागिस्तान में हिंसक आंदोलन हुए। तजाकिस्तान ने 10 वर्षों तक अर्थात 2001 तक हिंसक आंदोलनों का
वह गृह युद्ध का सामना किया। तजाकिस्तान ने 10 वर्षों तक अर्थात 2001 तक हिंसक आंदोलनों व गृह युद्ध का सामना किया। चेचन्या व दागिस्तान में भी हिंसक आंदोलन हुए। अनेक राज्यों ने गृह युद्ध व बगावतों को झेला। ये थे संघर्ष व तनाव के समय हुए घटनाक्रम। नोट करो इनको। चलो बात करते हैं नारगोना काराबाग। नारगोना काराबाग दक्षिणी कॉकस का एक क्षेत्र है। नारगोना काराबाग दक्षिणी कॉकस का एक क्षेत्र है। यह कॉकस पर्वत श्रृंखला की हिंद कॉकस पहाड़ियों में आता है। इसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किमी है। यह ज्यादातर पहाड़ियों व पेड़ों से भरपूर क्षेत्र है। बात करते हैं नारगोना काराबाग। नारगोना काराबाग दक्षिणी कॉकस का एक क्षेत्र है। यह कॉकस पर्वत श्रृंखला की हिंद कॉकस पहाड़ियों में आता है। हिंद कॉकस पहाड़ियों में आता है। इसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किमी है। यह ज्यादातर पहाड़ियों व पेड़ों से भरपूर है। ये अपने आप को क्या मानता है? स्वतंत्र मानता है, जबकि अजरबैजान है और इसको अपना हिस्सा मानता है। इसने आर्मेनिया की सहायता से 1991 में अजरबैजान से अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। अजरबैजान हम इसको क्या मानता है? अपना हिस्सा मानता है, जबकि ये अपने आप को क्या मानता है? स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। आर्मेनिया की मदद से 1991 में अजरबैजान से ये क्या हो गया? अलग हो गया तथा अपने आप को ये क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इस यहाँ के बहुत सारे खनिजों के भंडार है, इसीलिए अमेरिका भी इस पर क्या करना चाहता है? अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। लेकिन ये क्या मानता है? अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। चलो इसको नोट करो, नारगोना काराबाग को। चलो बात करते हैं सोवियत संघ और भारत के संबंध। शीत युद्ध के समय भारत के अच्छे संबंध थे सोवियत संघ के साथ। भारत के अच्छे संबंध थे। यानी शीत युद्ध के समय भारत के सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध थे। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो तथा विशाखापट्टनम इस्पात कारखानों की स्थापना के समय आर्थिक तथा
तथा तकनीकी सहायता प्रदान की। यानी शीत युद्ध के समय भारत के सोवियत संघ के साथ संबंध अच्छे थे। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो तथा विशाखापट्टनम इस्पात कारखानों की स्थापना के समय आर्थिक यानी पैसे की मदद की तथा तकनीकी रूप से भी क्या की, मदद की। भारत पाक युद्ध 1971 के समय भारतीय सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण भी दिया। सैन्य प्रशिक्षण देने का कार्य भी सोवियत संघ द्वारा किया गया। यानी भारत पाक युद्ध 1971 के समय भारतीय सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण देने का कार्य भी सोवियत संघ के द्वारा किया गया। भारत में विदेशी मुद्रा कम होने के कारण रूस ने रुपये को माध्यम बनाकर व्यापार किया। यानी भारत में विदेशी मुद्रा का प्रचलन कम था तो रूस ने रुपये को माध्यम बनाकर क्या किया, व्यापार किया। रूस ने भारत के साथ कई सैन्य अभ्यास भी किए। सैन्य अभ्यास या प्रशिक्षण भी किया। बात करते हैं भारत और सोवियत संघ के संबंध शुरुआत से ही क्या थे, अच्छे थे। शीत युद्ध के समय भारत के अच्छे संबंध थे सोवियत संघ के साथ। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो तथा विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने की स्थापना के समय आर्थिक और तकनीकी सहायता की यानी मदद प्रदान की। भारत तथा पाक युद्ध 1971 के समय भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी सोवियत संघ ने किया। भारत में विदेशी मुद्रा का क्या था, प्रचलन कम था तो विदेशी मुद्रा कम होने के कारण रूस ने भारत के रुपये को क्या बनाया, व्यापार का माध्यम बनाया। रूस ने भारत के साथ कई सैन्य अभ्यास किए। ये थे भारत और सोवियत संघ के संबंध। नोट करो इनको। बात करते हैं पूर्व साम्यवादी देश में भारत के संबंध। भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण पहलू था रूस के साथ अच्छे संबंध होने का। भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण पहलू था रूस के साथ अच्छे संबंध होना। यानी भारत की जो विदेश नीति थी वो रूस को क्या आई, पसंद आई और एक महत्वपूर्ण पहलू था जिससे रूस और भारत के क्या हुए, संबंध अच्छे हुए। भारत तथा रूस ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर एकता दिखाई। भारत तथा रूस ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्या दिखाई, एकता दिखाई। अंतरराष्ट्रीय मंच पर दोनों ने क्या दिखाई, एकता दिखाई। भारतीय फिल्मों का रूस में क्या था, प्रचलन था। यानी भारत की जो भी फिल्में थी वो रूस में क्या करती थी, चलती थी, प्रचलन था। यानी भारतीय फिल्मों का रूस में क्या था, प्रचलन था। भारत और रूस का एक ही सपना था
दोनों का एक सपना था, भारत तथा रूस, दोनों का सपना एक होना। यानी सपना क्या था, एक था, सपना एक था, क्या था, बहुध्रुवीय था। इन दोनों का सपना था बहुध्रुवीय था। ये थे भारत और पूर्व साम्यवादी देश के संबंध, यानी भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण पहलू था रूस और भारत के अच्छे संबंध होना। भारत तथा रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों की क्या की, एकता दिखाई, यानी दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। भारतीय फिल्मों का रूस में क्या था, प्रचलन था, चलती थी, अधिक चलती थी। भारत तथा रूस दोनों देशों का एक ही सपना था, बहुध्रुवीयता। इनको नोट करो। इसके बाद बात करेंगे बहुध्रुवीयता क्या होती है। आज के पाठ का लास्ट टॉपिक है बहुध्रुवीयता, उसके बारे में चर्चा करेंगे, आप इसको नोट करो। चलो बात करते हैं बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय यदि शक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों में वितरित किया जाता है, उसे बहुध्रुवीय कहते हैं। यानी भारत और रूस का दोनों का सपना क्या था, बहुध्रुवीय। क्या था, बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय किसे कहती है, यदि शक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों में, यानी बहुत सारे राज्यों में बांट दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बहुध्रुवीय कहते हैं। अब इसी के साथ बात करते हैं द्विध्रुवीय, यानी शक्ति को यदि शक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो राज्यों के मध्य बांट दिया जाता है, उसे द्विध्रुवीय कहते हैं। उसे दो ध्रुवीय या द्विध्रुवीय कहते हैं। द्विध्रुवीय कहते। अब बात करते हैं एक ध्रुवीय, यानी शक्ति को दो राष्ट्रों के मध्य बांट दिया जाए तो उसे बोलते हैं द्विध्रुवीय, और बहुत सारे राष्ट्रों के मध्य बांट दिया जाता है उसे बोलते हैं बहुध्रुवीय। यानी बहुत सारे राष्ट्रों के मध्य बांटेंगे उसे बोलेंगे बहुध्रुवीय, दो राष्ट्रों के मध्य बांटेंगे उसे बोलेंगे द्विध्रुवीय। अब एक ध्रुवीय की बात करते हैं, यदि शक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी एक राष्ट्र के पास हो, उसे एक ध्रुवीय कहते हैं। एक ध्रुवीय कहते हैं। बात करते हैं बहुध्रुवीय। ये रूस और भारत का क्या था, सपना था। रूस तथा भारत का क्या था, सपना था, एक ध्रुवीय। यदि शक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों में वितरित किया जाता है, यानी बहुत सारे राज्यों के मध्य बांट दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बहुध्रुवीय। यदि शक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो राज्यों के मध्य बांट दिया जाता है, उसे बोलते हैं द्विध्रुवीय। और यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का संचालन एक राष्ट्र करे, उसे बोलते हैं एक ध्रुवीय। हमने बात की थी दो ध्रुवीयता चैप्टर की, जिसमें हमने शीत युद्ध, बर्लिन की दीवार तथा शॉक थेरेपी, बहुध्रुवीयता, शॉक थेरेपी के परिणाम, इनके बारे में चर्चा की थी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।